हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8th फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में कहीं न कहीं हमारा मन जो है हमें परेशान करने का प्रयास कर रहा होगा कि भाई साहब इतने नज़दीक समय आ चुके हैं, हमारी तैयारी हुई या नहीं, अरे करंट अफेयर बचा हुआ है, स्टैटिक पोर्शन कवर करना है। तो ये सब अब जो है आपका मन परेशान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये माइंड की नेचर ही है। माइंड जो है दो तरफ़ा सोचता है। दो तरफ़ा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास समय होगा तो ये खूब आपको प्रमोट करेगा कि भाई साहब अभी तो बहुत समय है और हो जाएगी, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समय नज़दीक आने लगता है, तो यही मन आपके विपरीत भी काम करेगा। बोलेगा कि भाई साहब तूने क्या किया? जो टाइम मिली थी उसमें हमें ये कवर करना था, ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ, करंट अफेयर कवर नहीं हुए। तो ये सब जो है इश्यू आपको घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको इस इश्यू से बाहर रहना है। इस इश्यू से बाहर रहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो तैयारी आपने की है, उस पे आपको कायम रखनी है और इन सब चीज़ों पर नहीं फ़ोकस करना है, बिकॉज़ इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करने से कहीं न कहीं हमारी एनर्जी है वो डाइवर्ट होती है। इसीलिए जो भी चीज़ें, जैसे अभी तो समय है ही है, तो जो भी आपके वीक पोर्शंस है उनको ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, सो दैट मल्टीपल टाइम्स रिविज़न हो सके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि अब आप एक प्रॉपर रूटीन बढ़िया से बना के चलो, जिसमें आपको जो भी आपने कवर नहीं किए हैं उसको कवर करना है। खासकर करंट अफेयर्स के रिवीजन तो होने ही चाहिए, क्योंकि इसके वेटेज काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। और जो स्टैटिक्स है उसकी भी रिवीजन करनी होगी, बिकॉज वी हैव द वास्ट सिलेबस और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ती है। सो वी शुड फोकस ऑन दैट। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि बस आपको चलते रहना है। मन आपको परेशान करेगा, बट यू नॉट नीड टू डाइवर्ट, बिकॉज उसका काम ही यही है कि अड़चने डालना। जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हम लेकर चलते हैं तो मान के चलो उसके साथ जो अड़चने हैं वो भी बड़ी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा ताकत भी होती है कि हम उन अड़चनों से डील कर सके। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो भी मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं उसको उलट कर देना है आपको। और आप अपने ताकत को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज आप ही के पास वो पोटेंशियल है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। आप ही के पास वो पोटेंशियल है जिसके तहत आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हो। मन की जो कमजोरियां हैं उससे लड़कर आगे निकल सकते हो, वो सब आपके पास है और दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। इन सब समस्याओं से आप ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए अपने मन को मजबूत रखना जरूरी है, अंदरूनी तरीके से मन को मजबूत करना जरूरी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि मन की ताकत अगर चाहे तो वो आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है, और मन की ताकत ना हो तो फिर आपको वो कमजोर भी करती है। इसलिए हमें अपने मन की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। और मन की ताकत बढ़ाने का एक तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने बार बार आपसे कहा है, ध्यान। ठीक है, ध्यान से ही आपकी समस्याएं हल होंगी। कोई भी समस्याएं होंगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आप मुश्किलों का सामना हंस कर सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं आएंगी। लेकिन यही जब ध्यान की कमी होती है तो फिर समस्याएं बड़ी लगने लगती है। बात को समझने की कोशिश करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो ध्यान है वो आपकी समस्याओं को तोड़ देती है, कमजोर कर देती है। ठीक है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं समय निकालने की जरूरत है कि सर्टेन टाइम आप फोकस करिए मेडिटेशन पर, कंसंट्रेशन पर, सो दैट आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़े। एंड जो भी समस्याएं जो बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, है ना, मन में ख्याली पुलाव बन रहे होंगे कि आगे क्या होगा, आगे अनसर्टेनिटी है, तो ये सारे अनसर्टेनिटी को तोड़ने का काम आपका ध्यान करती है। इसीलिए ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर सम टाइम्स एवरी डे। एंड धीरे धीरे आपको भी महसूस हो जाएगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितनी है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बस हमें उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। वो आइडेंटिफिकेशन तभी होगा जब अपने आप को आप जानोगे। और अपने आप को कैसे जाना जा सकता है? बाहरी दुनिया को देखकर नहीं, आप जब अपने अंदर की दुनिया को देखोगे, और वो अंदर की दुनिया दिखेंगी जब आप
ध्यान या मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम अपने आप को दोगे तो सारी समस्याएं आपकी जो है हल होनी दिख जाएंगी। ये पावर है और इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू से यू, सो यू शुड ऑल्सो फॉलो बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ट्राई टू इंगेज विद दैट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। 5 आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन, एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले इस कंटिन्यूअस बेसिस पे वीडियो बनाने की एंड आगे बढ़ने की। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्चेज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो क्या है ये मिशन इंद्रधनुष 4.0, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ही पता है कि ये जो आपका कोविड-19 आया उसके कारण बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो बंद हो गई थी। उसी प्रकार से जो वैक्सीनेशन ड्राइव पहले चल रहे थे अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत 12 वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड किए जाते थे टू द चिल्ड्रेन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें भी स्लो पेस देखने को मिला। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए आपका मिशन इंद्रधनुष 4.0 लाया गया है। हालांकि मिशन इंद्रधनुष जो स्कीम है बहुत पहले से ही लाई गई थी, 2014 में लॉन्च की गई थी और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि फुल इम्यूनाइजेशन किया जाए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 12 वैक्सीन होते हैं, और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रोवाइड किया जाए वैक्सीनेशन का फॉर द चाइल्ड अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिलेबस की तो देख सकते हो इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ। तो ये आपका पहला इश्यू कवर होगा। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 को समझने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो इट इज एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रेन अप टू 2 years ऑफ एज एंड द प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत 12 वैक्सीन फ्री में दी जाती हैं टू दीज सेक्शंस। तो देख सकते हो जो मिशन इंद्रधनुष है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना विद द अवेलेबल वैक्सीन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत होते हैं, जो कि 12 वैक्सीन होते हैं फॉर द चिल्ड्रेन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। और दूसरा टारगेट काफी इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत एक टारगेट रखा गया था कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए कंट्री। लेट्स से एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें आपके 100 लोग रहते हैं, कहने का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन एंड अगर चिल्ड्रन को मिला दिया जाए तो लगभग उस डिस्ट्रिक्ट में 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मिशन इंद्रधनुष के तहत है मैंने आपको बताया कि जो भी वैक्सीन हैं विच कम्स अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के आधार पर दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तो सिंपली मैंने आपको बताया कि फ्री वैक्सीन दी जाती हैं अगेंस्ट द 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। और प्रीलिम्स में तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन से जो डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर की जाती है। तो ये भी कुछ कुछ याद रखने हैं आपको, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, डायफेटेरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मेसल्स भी हैं, रिबेला भी है, जापानीज इंसेफेलाइटिस भी है, रोटा वायरस, डायरिया। और आपको ये याद रखने हैं कि ये जो आपका रुबेला है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, रोटा वायरस वैक्सीन है, वो पूरे स्टेट्स में नहीं प्रोवाइड किए जाते, सेलेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड ऑन द वल्नरेबिलिटी कि खतरा का क्या स्टेटस है उस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाती है। ठीक है, तो ये बात तो आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं जो न्यूज है, तो IMI 4.0 जो लॉन्च की गई है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज में गैप आया, क्यों गैप आया,
कोविड-19 के कारण ये सारे के सारे वैक्सीनेशन ड्राइव बंद हो गए थे, बिकॉज़ सारे जो आपके नर्सेस हैं या फिर जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं, सब कोविड-19 के वैक्सीन्स में एंगेज हो गए थे। तो ये जो आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो वीक पड़ गया था, है ना? तो उसी गैप को फिल अप करने के लिए IMI 4.0 लॉन्च किया गया है, सो दैट जो भी इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन वंचित रह गए अपने शेड्यूल्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज से, उनको वो प्रोवाइड करवाया जा सके। एंड साथ ही साथ एम्स टू मेक लास्टिंग गेन्स टुवर्ड द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। एंड इसके तहत आपका 3 राउंड चलाए जाएंगे लगभग 416 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द 33 स्टेट्स प्लस यूटीज। और ये भी याद रखने आपको कि पहले क्या होता था कि जो भी राउंड वैक्सीनेशन ड्राइव की चलाई जाती थी अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अंडर मिशन इंद्रधनुष, तो संडे को तो छुट्टी रहता था, लेकिन इस बार IMI 4.0 में ईच राउंड अंडर IMI 4.0 वो कंडक्ट की जाएंगी सातों के 7 दिन। एक तो हो गया रूटीन इम्यूनाइजेशन डेज कि जिस दिन आपका जो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ड्राइव चलेंगी वो तो है ही है, साथ ही साथ संडे को भी अलोंग विथ पब्लिक हॉलीडेज को भी चलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं 3 स्टेजेज जो आपका IMI के आए हैं, यानी कि मिशन इंद्रधनुष 4.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो क्या 3 स्टेजेज है? तो जो IMI है यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये आपका 2017 में लॉन्च की गई थी, सो दैट जो भी बच्चे हैं अप टू 2 years ऑफ एज एंड ऑल दोज प्रेग्नेंट वुमेन जिनको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन नहीं मिली जबकि वो एलिजिबल थे, तो उनको कवरेज पहुंचाना है। दूसरा आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसको 2019 में लॉन्च की गई थी, सो दैट जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं जो टारगेटेड पॉपुलेशन को नहीं पहुंच पाई हैं, तो उनको अवेलेबल कराया जाए। साथ ही साथ जो चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन की जो वैक्सीनेशन की जरूरत है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको भी एक्सेलरेट किया जाए इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। और तीसरा IMI 3.0 जिसको आपका Feb 2021 में लाया गया था, इसका फोकस बेसिकली चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने अपने वैक्सीन डोजेज को मिस कर दिए हैं। क्यों मिस कर दिए हैं? बिकॉज आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, तो उनको इन डोजेज की पूर्ति करवाना। तो इंटेंसिफाइड मतलब क्या, आप समझ ही रहे होगे कि जो भी गैप्स हैं, अगर हम बात करें कि जो रूटीन वैक्सीनेशन दी जानी थी लेकिन किसी कारण बस वो नहीं हो सकी, तो उस गैप को फुल अप करने के लिए वी हैव द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। एंड मिशन इंद्रधनुष क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करवाया जाए फॉर द चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2, पर्वतमाला एंड एफिशिएंट एंड सेफ अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो आपने एयरवेज के बारे में पढ़ा होगा, आपने रोडवेज के बारे में पढ़ा होगा, आपने वाटरवेज के बारे में पढ़ा होगा, अब आप रोपवेज के बारे में भी पढ़ोगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि जो डिफिकल्ट ट्रेन है, खासकर हमारा जो हिमालयन रीजन है, वहां पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसकी एसेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना। रोड कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, कॉस्टली, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होती है। तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? उसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि वहां से आप यहाँ पर आप रोपवेज को प्रमोट करो। तो इसीलिए आपका पर्वतमाला का कंसेप्ट लाया गया। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, तो उसे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस। और सिलेबस भी मजेदार होगा क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे सब डिस्कस किए, लेकिन अब ETC को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि रोप वेज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या कंटेक्स्ट है तो देख सकते हो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट जो अभी हाल फिलहाल में पब्लिश की गई 2022-23 के लिए, और मैंने विजन IAS का जो यूनियन बजट समरी है वो टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए। यू कैन डाउनलोड इट और उसको रीड करना जरूरी है बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 15 पेज के ही हैं और आसान से रीड किए जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका नाम है पर्वतमाला। और इसका सिग्निफिकेंस आप समझो कि क्या है। पहली बात तो ये कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्टरनेटिव के रूप में भी ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करेगा इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल रोड्स इन स्पेसिफिकली द डिफिकल्ट हिली एरिया, जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गए। और क्या बेसिक आइडिया है इस कंसेप्ट को लाने के लिए, तो कनेक्टिविटी को बढ़ाओ और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कम्युनिटर्स है उनके कन्वीनियंस में भी सुविधा बढ़ाई जाए। और एक तो आपका टूरिज्म प्रमोट होगा ही होगा, बिकॉज आपको भी पता है, मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्ट करना, पहाड़ को काटना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग चैलेंज होते हैं और इकोनॉमिकली भी कह लो या फिर इकोलॉजिकली भी कह लो तो सस्टेनेबल नहीं हो पाते। इसलिए एक तरीका तो ये भी है कि भाई साहब रोपवेज को प्रमोट किया जाए इन जगहों पर। और अभी फिलहाल ये जो रोपवेज का कंसेप्ट ऑपरेट हो रही है इन द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल। और फैब 2021 का न्यूज है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस रूल्स 1961 इसको अमेंड किया गया था। और इसके तहत काफी इंपॉर्टेंट है, इसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ये लुक आफ्टर करेंगी, यानी कि देख रेख करेंगी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज एंड अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स दे देगा कि भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है देख रेख करती है डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देख रेख करती है। तो ये सब नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को पावर दी गई है कि वो देख रेख करेंगी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज एंड अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, जिसको हाल फिलहाल में अमेंड की गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट क्यों की जा रही है उन रीजन में। तो आप भी आसानी से इसका आंसर कर सकते हो कि जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं इससे आपका लोअर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट होगा, कि लैंड को तो एक्विजिट करना काफी कम कॉस्टली पड़ेगा। अगर हम रोडवेज बनाए तो पता चला कि हमें जो है बड़े बड़े लैंड जो है एक्विजिट करने पड़ेंगे, कॉस्ट देना पड़ेगा, कम्प्लेक्सिटीज है कि भाई साहब अप्रूवल लेने में ही समय लग जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस कहीं ना कहीं नहीं आएंगी। तो एक सिग्निफिकेंस तो ये लोअर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अब पहाड़ों पर जो रोड बनाए जाते हैं आपको पता है घुमाकर रोड बनाई जाती है, तो अब ये जो रोपवेज बनाए जाएंगे तो डायरेक्ट इंड टू इंड कनेक्शन होगा, तो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होगा, बिकॉज इट विल इमिट द लो डस्ट। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा समझो, जब रोड बनाई जाएंगी पहाड़ी क्षेत्र में तो कितने ज्यादा मलबे को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसके कारण धूलकण ये सब एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगी। लेकिन अगर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा तो ये सब जो समस्याएं वो नहीं आएंगे, तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होगा। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे, एक पहाड़ से उड़कर दूसरे पहाड़ पर जाया जा सकता है बाय द रोपवे, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी एज वेल। तो ये जो सिग्निफिकेंस है आप और कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आप डाल ही सकते हैं। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक के लिए आपको अलग से पॉइंट जनरेट करने, यही सबको घुमा फिरा कर चिपका देना होता है। नेक्स्ट इज योर बेनिफिट ऑफ रोपवेज। क्या बेनिफिट होगा इसको भी आप आसानी से सोच सकते हो। जो आपका सेंसिटिव टेरेन है, बेसिकली टेरेन इज योर जियोग्राफिकल फिजियोग्राफी। तो जो सेंसिटिव टेरेन है या फिर यूं कह सकते हो कि डिफिकल्ट टेरेन है, उनके लिए आइडियल है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, अब रोड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाना काफी ज्यादा दिक्कत कर सकता है, इसीलिए ये रोपवे आइडियल होगा वहां के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि रोपवे में आपका मल्टीपल कार्स को प्रोपेल किया जा सकता है बाय द सिंगल पावर प्लांट एंड ड्राइव मैकेनिज्म। तो एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि रोपवे के माध्यम से सिर्फ पर्सन या कम्यूटर्स ही तो ट्रेवल नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो भी हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स में भी मजबूती आ सकती है। कैसे
तो जो भी मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो डिलीवर किए जा सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वाया द रोपवेज। एंड जो रोपवेज हैं केबल वेज हैं, केबल वेज इज योर केबल क्रेन्स, और ये लार्ज स्लोप्स जो पहाड़ी क्षेत्र के होते हैं उसको भी हैंडल कर सकता है। लार्ज डिफरेंसेस जो एलिवेशन में उसको भी हैंडल कर सकते हैं। लार्ज डिफरेंसेस इन एलिवेशन मतलब एक छोटा पहाड़ है एक बड़ा पहाड़ है, तो रोपवेज के माध्यम से हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लार्ज डिफरेंसेस इन एलिवेशन। तो ये सब कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स और उसके बेनिफिट्स हमने देखे आर्टिकल नंबर 2 में, पर्वतमाला। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। नेशनल मेडिकल कमीशन brings out guidelines regarding fee structure for private medical colleges। अब ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है और इसके गाइडलाइंस को भी देखेंगे, और सर्टेन प्रोविजंस आपको जानने की जरूरत है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो लेट्स लुक एट फर्स्ट। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो कहाँ गया सिलेबस? हाँ, देख सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ से निकल कर आएगी। इसको समझने से पहले नेशनल मेडिकल कमीशन को समझते हैं। पहली बात तो ये जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनएमसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी की बात करें तो इसका मतलब पार्लियामेंट ने इसे पास किया है लॉ के माध्यम से, ठीक है, एक्ट के माध्यम से। तो एनएमसी को कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर द एनएमसी एक्ट, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और इस एक्ट ने कहीं ना कहीं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को रिप्लेस किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब रिफॉर्म करना इन द मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बातें हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको कि इस एनएमसी एक्ट 2019 के तहत एक प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 10 ऑफ एनएमसी एक्ट 2019। इसके तहत जो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है वो फीस डिटरमाइन करेगा एज वेल एज अदर चार्जेस डिटरमाइन करेगा फॉर 50% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको ही पता है कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ये तो प्राइवेट भी हो सकते हैं या फिर आपके गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फीस डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जैसे वहां पर आपके 1000 सीट्स हैं, ठीक है, तो जो 50% सीट्स होंगी यानी कि 500 सीट्स होंगी, वहां पर जो फीस होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा एनएमसी के द्वारा। बाकी जो 50% वाले सीट्स पर जो फीस डिटरमाइन किया जाएगा वो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन करेगा। और ये मैं आपको प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा हूं। और गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लेकिन प्राइवेट में 50% सीट पर कौन डिसाइड करता है आपका? तो वो भी आपका एक प्रकार से गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, यानी कि एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इससे फायदा क्या होता है? तो जो मेरिटियस स्टूडेंट है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, जिनके पास फाइनेंशियल बॉटलनेक्स या कंस्ट्रेंट देखने को मिलते हैं, तो उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक्सेसिबिलिटी मिलेंगी। बिकॉज अगर देखा जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो काफी ज्यादा एक्सोबरेंट फीस डिमांड की जाती है, तो इन चैलेंजेस से बचा जा सकेगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मेरिटियस एंड डिजर्विंग स्टूडेंट। तो ये बातें निकल कर आती। तो ये कंसेप्ट आप अगर समझ गए तो जो आगे न्यूज है वो भी समझ जाओगे। तो अभी जो आपका एनएमसी जिन्होंने गाइडलाइंस लेकर आया है रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज, इस डिसीजन के अनुसार जो फीस है 50% सीट्स के ऊपर इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज जो उस स्टेट में है या उस यूटी में है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से वन स्टेट है, ठीक है, मैं बिहार का ही लेता हूं, तो बिहार में आपको भी पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज भी हो सकते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में लेट्स से की फीस जो है आपका 1 साल के लिए 50,000 है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्या होगा कि बिहार में जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट वाले हैं जिनको 50% फीस डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फी के अकॉर्डिंग होंगे 50% सीट्स के लिए। जो रिमेनिंग 50% वो तो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन करेगा। तो ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं इट शुड बी एट पार विद दैट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन द सेम स्टेट और द यूटी।
तो इस फी स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये जो बेनिफिट है, इट विल अवेलेबल टू दोज कैंडिडेट जिन्होंने गवर्नमेंट कोटा सीट्स के माध्यम से अपने आप को अवेल किया है। कहने का मतलब ये है कि 50% जो सीट्स हैं वो एक प्रकार से कंसेशन फीस के आधार पर मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो इस फी स्ट्रक्चर का बेनिफिट इन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा। और ये आपका कितना सीट्स है टोटल? तो 50% मैंने आपको बताया भी गया था, लेकिन ये भी है अगर गवर्नमेंट कोटा लेट से कि 50% से कम है तो जो बेनिफिट है वो रिमेनिंग कैंडिडेट पर पास किया जा सकता है मेरिट के आधार पर। तो ये हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो तीसरा आर्टिकल आप देख सकते हो, ग्रांट्स टू डिस्कॉम्स बेस्ड ऑन एक्शन प्लान प्रोग्रेस ऑल स्टेट्स ऑन बोर्ड। तो ये डिस्कॉम कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपको ही पता है, एक तो प्रोड्यूसर कंपनी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होते हैं। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसर कौन है? जैसे आपका एनटीपीसी। और डिस्कॉम कौन है? जैसे वेरियस स्टेट्स में आपके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर प्राइवेट के द्वारा भी होंगे। जैसे दिल्ली में देख लो तो प्राइवेट डिस्कॉम भी होते हैं, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी होते हैं। तो इनके लिए एक इनिशिएटिव या इंसेंटिव लाया गया था, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसके तहत सर्टेन इंसेंटिव्स इन डिस्कॉम्स को दी जाती थी। तो उसी के गाइडलाइन से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, कहाँ गया हमारा सिलेबस? तो सिलेबस इज देयर, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में आपका ये कवर होगा। आर्टिकल नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग। तो जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अधिकांश स्टेट्स एंड यूटीज में, इन्होंने अपने रिफॉर्म प्लान सबमिट किए बिकॉज इनसे रिफॉर्म प्लान्स की मांग की गई थी, तभी जाके ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। और जो प्लान सबमिट की गई हैं, तो जो आपके गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे प्लान्स को अप्रूवल देंगी, लेकिन उन्हीं प्लान्स को अप्रूवल देंगी जो इन अकॉर्डेंस होगा विद द स्कीम गाइडलाइंस बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। तो जब हम बात करते हैं रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की, तो पहली बात तो ये याद रखनी प्रीलिम्स के लिए कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किससे एसोसिएटेड है? पावर सेक्टर से, ठीक है। और ये आपका रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड इंसेंटिव है या स्कीम है। व्हेन वी से रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जब तक आप रिफॉर्म लोगे नहीं तो इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा नहीं, जब तक उन रिफॉर्म का जो आउटपुट है वो दिखेगा नहीं तब तक इंसेंटिव मिलेगा नहीं। तो ये बात है, ठीक है। तो रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड इंसेंटिव है जो इंट्रोड्यूस की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव भी याद रखनी है आपको कि जो आपका एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है, जिसको आप AT&C लॉसेस कहते हैं, जो डिस्कॉम्स में वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, उसको कम करना है 12 से 15%। तो AT&C लॉसेस यानी कि ट्रांसमिशन जब की जाती है एनर्जी का, तो उसमें जो एनर्जी लॉसेस होती हैं तो वो हो गए, या फिर जो बिजली चोरी होती है वो भी आपका AT&C लॉसेस में ही आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो गैप है बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू, उसको जीरो करना है बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। इसको समझना जरूरी है। अभी आपको भी पता है जो बहुत सारे डिस्कॉम कंपनी है वो लॉस में जाते हैं। लॉस में जाने का मतलब ये है कि लग से अगर 10 रुपये इनपुट कॉस्ट है और 5 रुपये रेवेन्यू आ रही है, तो इसका मतलब वो तो -5 रुपये का घाटे में जा रहे हैं। तो अभी मेजर डिस्कॉम के साथ यही समस्या है कि वो घाटे में जाते हैं। तो इसी गैप को क्या करना है? जीरो करना है। तो -5 से -4, -3, -2 और उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा। तो ये एक आपका टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो रिड्यूस गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज टू जीरो बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वीक लिंक है कहीं ना कहीं इंडिया के पावर सेक्टर में, बिकॉज पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी ज्यादा चैलेंजेज आती है। एक तो आपका लॉस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाती इन पावर डिस्कॉम्स को, बिकॉज ये डिपेंड करती है कंज्यूमर के ऊपर ना कि कब वो पेमेंट रिलीज करती है, और जब इनके पास पेमेंट रिलीज होंगी तब ये जो है आपका प्रोड्यूसर को देंगी। तो ये सब कुछ समस्याएं एसोसिएटेड है। तो जो RDSS है, इन्होंने जो भी प्रीवियस स्कीम चलाई थी उससे लर्न करके इस स्कीम को लाया गया है, सो दैट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज है उसको सॉल्व किया जा सके। तो क्या इश्यूज था? तो पहली बात तो इंसेंटिव्स या फिर डिसेंटिव्स जो भी थे पोस्ट डेटेड थे,
अभी क्या होगा कि भाई साहब आपको ऑडिटेड फिगर सबमिट करने पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस का एवरी ईयर, बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस आपको ग्रांट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड रिफॉर्म बेस्ड स्कीम। दूसरा आपका इनएडिक्वेट रिवीजन ऑफ टैरिफ्स एंड हाई ड्यूज टू डिस्कॉम। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, टाइमली रिवीजन किए जाए टैरिफ्स का, टैरिफ्स यानी कि जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं, एंड पेमेंट ऑफ सब्सिडीज एंड ड्यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तभी आपका RDSS बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड तीसरा आपका पुअर बिलिंग एंड कलेक्शन परफॉर्मेंस, ये तो समस्या रहती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई साहब, स्मार्ट मीटरिंग किया जाए। पुअर बिलिंग यानी कि जो मीटर है वो आपका वेल फंक्शनल नहीं होता है, जिस कारण जो पावर कंजम्पशन है वो इन रियलिटी लेस शॉकेज होती है, और भी बहुत सारे छेड़छाड़ किए जा सकते हैं इन मीटरिंग से, जिस कारण आपका जो नुकसान है वो डिस्कॉम्स को झेलने पड़ते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन बोला गया है, स्मार्ट मीटरिंग हो, ठीक है, सो दैट इससे छेड़छाड़ न किया जा सके। एंड रिलेटेड न्यूज में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है, और ये जाहिर सी बात है पावरथॉन हो हैकाथॉन हो, ये सब आपका हैकाथॉन होता है, कंपटीशन होता है अंडर द RDSS, सो दैट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन निकाला जा सके कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर फेस कर रही है उन इश्यूज को आसानी से सॉल्व किया जाए, एंड टू इंश्योर इक्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई। तो देख सकते हो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इन द पावर सेक्टर, और इससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ सकती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लॉस होते हैं डिस्कॉम्स को वो कम हो सकते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो डेब्ट होता है डिस्कॉम्स के ऊपर वो डेब्ट भी कम हो सकती है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि पावर कनेक्टिविटी अक्रॉस द रीजन्स वो आपका इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एपेडा, एपेडा बेसिकली एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका बेसिक काम यही होता है कि जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके। तो एपेडा ने सर्टेन लैप्सेस यानी कमियां या लूप होल्स इनको देखने को मिले हैं इन द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। इसके तहत जो भी आपके ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर्स, उनके फूड पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस की कर लेते हैं। तो सिलेबस में कहा गया भाई साहब, लेट्स फाइंड द सिलेबस। हाँ, देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड टू द कंस्ट्रेंट्स। तो जो एपेडा है, इन्होंने बेसिकली एक फर्म है जो सर्टिफाई करती थी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को, उसके जो एक्रेडिटेशन है यानी कि सर्टिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, बिकॉज ये जो आपका फर्म था वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था, या सिंपली कहो कि वायलेट किया जा रहा था अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली यही निकल कर आती है कि जो भी ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सर्टिफाई कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि केमिकल्स यूज किए गए होंगे। ठीक है, तो वायलेशन का क्या कारण है? तो वायलेशन में आप देख सकते हो ऐसी बात कही जा रही है कि जो फार्मर्स थे उनको सर्टिफाई किए गए विदाउट बीइंग इन्फॉर्मिंग, यानी कि बिना इन्फॉर्म किए उन फार्मर्स को सर्टिफाई कर दिया गया, उनके प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर दिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बहुत सारे देश हैं लाइक बांग्लादेश, वो कंप्लेन कर रहे थे कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तो दे दिए हो, प्रोडक्ट का टैग तो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, हमने जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट किए हैं अपने इंपोर्ट किए हैं अपने देश में, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि उसमें भाई साहब यूरिया है ना, यानी कि केमिकल्स इन्वॉल्व। तो कहाँ से फिर आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो किया गया? तो ये निकल कर आती है। तो जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है ये क्या है? एक प्रकार से सर्टिफिकेशन दी जाती है फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड, और इसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है टू गिव द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जैसे आप जो प्रोड्यूस ग्रो कर रहे हो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, स्टोरेज कर रहे हो, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, शिपिंग, तो ये सब स्टैंडर्ड्स को जज किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलता है। तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स है? एक तो ये है कि
किसी भी प्रकार का सिंथेटिक केमिकल्स इनपुट नहीं यूज होना चाहिए, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड हो या फिर फर्टिलाइजर हो, एज वेल एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी यूज नहीं होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वैसे फार्मलैंड यूज किए जाएं जो लगभग कुछ सालों के लिए फ्री रहे हों केमिकल्स से, यानी कि उन फार्मलैंड में कुछ सालों तक केमिकल्स तो यूज न किया गया हो। तो दूसरा आपका कंडीशन ये रखी जाती है। तीसरा, स्ट्रिक्ट फिजिकल सेपरेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का फ्रॉम नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट। चौथा, पीरियोडिक ऑन साइट इंस्पेक्शन, सो दैट पता लगाया जा सके कि जो प्रोड्यूस की जा रही है प्रोडक्ट वो सच में ऑर्गेनिक है या नहीं, कि सिर्फ नाम भर का ऑर्गेनिक है और पता चला इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर और पेस्ट यूज किए जाते हैं। नहीं तो बाद में जो क्रेडिबिलिटी है आप समझ सकते हो डेटोरिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया गया प्रोडक्ट और पता चला कि भाई साहब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट है, लेकिन जब टेस्टिंग की गई तो पता चला उसमें यूरिया है या फिर अदर केमिकल्स है, तो क्रेडिबिलिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? तो मार्केटिंग पर असर पड़ेगा। मार्केटिंग पर असर पड़ेगा तो फार्मर्स के प्रोड्यूसर है उनके इनकम है उस पर भी असर पड़ेगा। और इंडिया में फिलहाल 2 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्कीम चलते हैं। एक तो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, और ये एक प्रकार से थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको एक्रीडेट की जाती है, यानी कि सर्टिफाई कर दिया जाता है कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हो टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट ध्यान रहे नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए। तो यही हो गया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। और दूसरा आपका एपेडा सर्टिफाई कर सकता है, तो सर्टिफिकेशन इज फैसिलिटेटेड बाय एपेडा। और रिलेटेड न्यूज है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। इसके तहत जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को या प्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रैक्टिसेस अप्लाई की गई हैं उसको वेरीफाई किया जाता है ना, और इसको फैसिलिटेट किया जाता है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल द 5 आर्टिकल्स डिस्कस किए। अगर आपको पसंद आ रही है प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।